हेलो एंड वेलकम टू माय शो। जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल पे भी आपने देख लिया है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, अब तो वो खैर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं, जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल। वो लिबिया के दौरे पे गए हैं और उसके बाद वहाँ उन्होंने मुलाकात की है जनरल से, जो वहाँ की आर्म फोर्सेस के डिप्टी इंचार्ज हैं, डिप्टी कमांडर हैं, और उनका नाम है सद्दाम खलीफा हफ्तार। उनसे मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया है कि लिबिया और पाकिस्तान के दरमियान $4 बिलियन की वेपन सेल की जो है डील हो गई है। इसके ऊपर ज़ाहिर है पाकिस्तान के मीडिया में बहुत जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग भी जो है वो ख्वाबीदा हैं, तो वो भी जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो डील हुई है, इसमें 16 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स लिबिया को देगा पाकिस्तान, और 12 सुपर मुशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट देगा। ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान तो बनाता ही नहीं है, इसके अलावा और भी असला वगैरह जो है वो लिबिया को दिया जाएगा। मेरी बात हो रही थी मेजर समरतूर साहब से, जो अर्बन वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट हैं, और उनको मैंने दावत दी थी आज के प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन वो ऑलरेडी किसी एक और इंडियन टीवी चैनल पे इंटरव्यू में बिजी थे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब, ये सारी डील असल में चाइना की है, पाकिस्तान तो सिर्फ आसिम मुनीर कमीशन लेगा। बहरहाल इसकी क्या रिपरकशंस होंगी इलाके के पूरे अंदर, जो है वो एक जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट्स हैं, क्या ये उन तक भी पहुंचेगा ये असला थ्रू लिबिया? और फिर क्या ये जो डील हुई है, ये सैंक्शंस जो लगी हुई हैं लिबिया के ऊपर, उससे इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन बनता है? इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी और उमेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर। मैं चलूंगा सबसे पहले जनरल साहब आपकी तरफ। कैसे देख रहे हैं आप इस डील को सर? देखिए, ये जो दो वेपन सिस्टम्स की अगर हम बात करें, खास तौर पे JF-17 जो इनका फाइटर आपका एयरक्राफ्ट है, और जो इनका हाइदर टैंक है, दोनों ये सिस्टम्स पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर से बन रहे हैं। तो पहली चीज है कि इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है वो चाइना की है, और जो भी रॉ मटेरियल वगैरह जो भी है चाइना से है, और जो भी चाइनीज इंजीनियर्स उनका एक चेंगडू कॉरपोरेशन करके है, जिसका जॉइंट वेंचर पाकिस्तान के एरोनॉटिक कॉरपोरेशन के एक्चुअली साथ है, जहां पे उनका JF-17 अपना बनता है। तो बेसिकली दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो पाकिस्तान एक सिग्नलिंग इसको कर रहा है अफ्रीका की तरफ, और अपनी एक डोमिनेंस को एक्चुअली दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान इज अ मिलिट्री फोर्स टू रेकन विद, और इसीलिए वो जनरल मुनीर इसको पिच कर रहे हैं वहां पे। दूसरा, लिबिया में आप जानते हैं 4 साल से सिविल वॉर चल रही है। तो लिबिया नेशनल आर्मी जो रिकॉग्नाइज्ड एक्चुअली हुकूमत है वहाँ की आज की डेट में, और जो एक मिलिट्री शासन इसको वहाँ पे एक्चुअली चल रहा है, और जो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है वो एक इसको रिपब्लिकन फोर्स है, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह है। और 3 साल पहले दोनों में एक समझौता, एक पॉसिबिलिटी थी कि इन दोनों में ये इसको मर्ज करने का था, कि इन दोनों फोर्सेस को मर्ज कर देंगे, बट प्रॉब्लम आ रही थी लीडरशिप की कि इसका लीडर कौन बनेगा। तो वो चीज फ्रक्टिफाई नहीं करी। दूसरी, अगर आपने एक चीज देखी, यूनाइटेड स्टेट्स लिबिया से दूर अपना डिस्टेंस उसने किया हुआ है कुछ सालों से, बिकॉज जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि लिबिया में काम हो, उस तरीके से नहीं हो रहा था, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स भी इससे दूर रहा, और यूनाइटेड नेशंस ने भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, बिकॉज आज लिबिया में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है।
वहाँ पे इस लड़ाई की एक्चुअली वजह से काफ़ी लोग खाने के लिए नहीं है उनके पास, इसको रहने के लिए नहीं है, इसको बेघर हो चुके हैं और बहुत एक खराब सिचुएशन है लिबिया में। अब ये जो लिबियन नेशनल आर्मी है, ये अपना वजूद बनाने के लिए या अपनी सुप्रीमेसी या अपनी ताकत को और स्ट्रेंथन करने के लिए इसको ये हथियार चाहिए। और पाकिस्तान से उनको क्या एडवांटेज मिलता है? बिकॉज़ ज़्यादातर वो वेस्टर्न कंट्री से पहले हथियार लेते थे, फिर आप जानते हैं कि 2011 में सैंक्शंस लग चुके हैं। तो अभी कोई भी वेस्टर्न कंट्री, इसको यूएन के सैंक्शंस लगे हुए हैं एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो कोई भी कंट्री आज लिबिया को हथियार अपना दे नहीं सकती। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डिबेट का होगा, अ, इज़ पाकिस्तान ऑथराइज्ड or Pakistan has been given assurance by the US because आप जो इसका एक वो देखिए, इसका जियो पॉलिटिकल एंगल देखिए। यूएस इज सपोर्टिंग द लिबियन नेशनल आर्मी, सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसको यूएस अपनी तरफ से ये उनकी इस, इसको मिलिट्री में उनको मदद नहीं कर सकता। पाकिस्तान उनको एक जरिया एक्चुअली मिल रहा है और क्या होगा कि पाकिस्तान को हो सकता है कि कोई ना कोई टेक्निकल ग्राउंड्स में पाकिस्तान को इसकी परमिशन मिल जाएगी, बिकॉज पाकिस्तान ऐसा एक $4 बिलियन की डील हफरा तफरी में नहीं करेगा। नहीं इसको करेगा, सही बात। इसको सोच समझ के किया होगा। और फिर जो भी एंगल है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, पहली चीज। और दूसरी जो जनरल मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया है, कल की स्टेटमेंट है, और एंड आई वुड लाइक टू काउंटर द स्टेटमेंट ऑन योर चैनल। जी, जी, प्लीज। जनरल मुनीर ने इसको बोला है कि 90% इंडिजिनस, इसका ये मतलब है ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट के पाकिस्तान का जो डिफेंस इको सिस्टम इतना मजबूत है कि वो अपने आप ही एक टैंक भी बना सकते हैं और एक फाइटर प्लेन भी बना सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज अ लाफेबल स्टेटमेंट, बिकॉज जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, ये पूरा चाइना का बनाया हुआ सामान है। और जितने भी JF-17 आज पाकिस्तान की एयरफोर्स में 150 के करीब हैं, JF-17 एयरक्राफ्ट्स और हाइदर टैंक्स भी काफी नंबर्स में हैं। और ये JF-17 आज तक इसको ऑपरेशनली कोई भी लड़ाई में इसको टेस्ट नहीं किया गया। सो आई थिंक दैट इज वन, चाइना हमेशा चाहता है कि जो भी इक्विपमेंट वो दे, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो। अगर आपने इसको ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था, HQ-9 जो उनके सिस्टम्स थे इस्तेमाल हुए थे, और उसकी इसको मिसाइल्स भी आपकी इस्तेमाल हुई थी। तो ये PL-15 इसको मिसाइल जो इस्तेमाल हुई थी। तो चाइना ये अपने एक्सपोर्ट के लिए चाहता है कि ये चीजें एक्सपोर्ट हो और फिर उसके बाद उनको फेवरेबल ऑर्डर्स मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आज का जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, अब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो पाकिस्तान ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने हवाई जहाज में नहीं कर सकता, टैंक्स में नहीं कर सकता। और जितना पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान सोचता है उतना उसके लिए काफी। तो पाकिस्तान ड्रोन्स की तरफ और मिसाइल्स की तरफ जा रहा है। और अगर आपने इसको देखा, पिछले 3 साल में पाकिस्तान ने 1000 ड्रोन्स तक अपने इसको सिंदूर से पहले पाकिस्तान ने काफी तैयारी अपनी की थी चाइना के साथ। और एक ड्रोन ब्रिगेड भी, एक रीऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आर्मी की हुई है, जिसमें ड्रोन ब्रिगेड भी जो इनकी आई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर, पाकिस्तान की जो नई वॉर डॉक्ट्रिन है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर भी बदला और उसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और इसको सिंदूर में भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने काफी इस्तेमाल किए थे ड्रोन्स और मिसाइल्स। तो इसीलिए ये जो फैक्ट्री है, ये
बंद होने के कगार पे थी। देखिए, आप अगर एक प्रोडक्शन लाइन अपना बनाते हैं, जॉइंट वेंचर हम्म। बनाते हैं, तो वो जॉइंट वेंचर के 2 एम होते हैं, बिकॉज़ भारत भी ऐसा ही करता है। एक तो अपनी इंडस्ट्री को देने के लिए या अपनी फौज को देने के लिए, दूसरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए कि एक्सपोर्ट भी होगा माल। जी तो जी। आज पाकिस्तान जो ये एक्सपोर्ट की तरफ देख रहा है, ये जो जॉइंट वेंचर है, ये पाकिस्तान का सस्टेन नहीं हो सकता है, बिकॉज़ पाकिस्तान की इंटरनल रिक्वायरमेंट की और जो उनके पास फाइनेंसेस नहीं है इसको इसको फाइनेंस करने के लिए। तो ये एक मूव है चाइना और पाकिस्तान का एक जॉइंट स्ट्रैटेजी है। हम्म। चाइना का जो सामान पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान का यूएसए के साथ जो लिंक बन रहा है, चाइना और यूएसए का कोई लिंक नहीं है, इसलिए चाइना इसको डायरेक्टली लिबिया को नहीं दे पाएगा। और इसीलिए एक रास्ता बनाया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको ये रास्ता अपना दिखाया। देखिए, अगर ऐसी दोस्ती होती है दोनों देशों के बीच में, आपने अभी देखा F-16 के भी 400 मिलियन डॉलर्स जो इनको इसको सपोर्ट स्पेयर्स के अभी मिले हैं पाकिस्तान को। तो इसको मुझे ये लगता है, मेरा इसको कंक्लूडिंग इसको रिमार्क इसमें ये रहेगा कि लिबिया को जरूरत है। लिबिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। बेस्ट तरीका है पाकिस्तान से लेने के लिए, और यूएस इसकी मदद कर रहा है। और पाकिस्तान अपने आप को एक ग्लोबल साउथ की तरफ एक फोर्स अपना अपना दिखाना एक्चुअली चाहता है, दैट पाकिस्तान इज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर इन ग्लोबल साउथ। और एक साउथ साउथ कोऑपरेशन का ये एक आपका नमूना है। और ये ऑर्डर पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसों की कमी है। और जो इनका जो जॉइंट वेंचर है जो इसको बना रहे हैं, उसमें कैपेसिटी है इनके पास कि ये इसको एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इसको लेना नहीं चाहती अभी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसमें आपका जियोपॉलिटिकल आपके आपके फैक्टर्स आ गए, आपके घरेलू डोमेस्टिक फैक्टर्स आ गए, और इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो आपका रोल आ गया, और यहाँ पे लिबिया की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मीट होती है। तो आई थिंक इसको अगर हम एक 360 डिग्री से समझने की कोशिश करें, तो वी विल बी एबल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच उमेश जी। चाइना की जाहिर है मर्जी के बगैर तो ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जैसा कि जनरल साहब ने फरमाया ये जॉइंट वेंचर है, या वो पाकिस्तान के अंदर JF-17 बन रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन है उसमें, तो जाहिर है फिर मुनाफा भी तकसीम होगा। और इस हवाले से क्या चीन अब पाकिस्तान के जरिए ऐसे मुल्कों को अपना असला बेचने जा रहा है जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस है? कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को सर? देखिए, मेरा मानना है कि चाइना यूज कर रहा है पाकिस्तान को अपनी वेपन सेल्स बढ़ाने के लिए। उन्होंने ये JF-17 जो उनका फाइटर जेट्स है, उन्होंने आर्मीनिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट में अजरबैजान को बेचा है। उधर उन्होंने शायद मेरे ख्याल से $2 बिलियन का डील किया है। उन्होंने ये जेट्स नाइजीरिया को भी बेचा है, JF-17। और अब ये देखिए, इन्होंने लिबिया की उस फैक्शन को बेच रहे हैं जिस पर सैंक्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इनको सपोर्ट मिल चुका है। चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर ये एक तरह से पहुंचा रहे हैं ग्लोबल साउथ में। और एक तरह से देखा जाए तो ये चाइना की एक तरह से जो उन्होंने जो स्ट्रेटेजी यूज की है कि सारा जो फोकस है चाइना के ऊपर नहीं आएगा, पाकिस्तान पे आएगा। और चाइना एक तरह से कॉन्ड्यूट बना रहा है पाकिस्तान को इलीगल वेपन सेल्स जो करने का अक्रॉस द वर्ल्ड। ये मुझे समझ में आ रहा है। और एक और एक चीज है कि आगे जाके कि क्या पाकिस्तान सिर्फ नेशंस को देंगे या टेररिस्ट ग्रुप्स को भी दे सकता है, ये जी भी जी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो ग्रुप जिनको दिया जा रहा है ये यूनाइटेड नेशन से बैंड है। तो ये मेरा मानना है कि लिबिया में एक तरह से ये इन्होंने उस रेजीम को चुना है जिसके ऊपर कम से कम आप समझ लीजिए, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी डीलिंग नहीं करता है,
पूरा विश्व उनको बैन करके रखा हुआ है। सिमिलरली वो वैसा कुछ वो रेजिम है, उधर जाके पाकिस्तान कर रहा है। और पाकिस्तान अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शायद नॉन परमानेंट मेंबर भी है उधर। तो कहीं ना कहीं रेलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी कम होता जा रहा है। तो एक तरह से यूनाइटेड नेशंस भी एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस तो यूनाइटेड नेशन का एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर परवाह ही नहीं किसी को? देखिए, एक तरह से कस्टमरी ऑर्गेनाइजेशन बन गया यूनाइटेड नेशंस। और जिस हिसाब से यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनके दो सिक्योरिटी काउंसिल के दो मेजर मेंबर्स है, अमेरिका और चाइना, ये उनको आशीर्वाद दे के रखा है पाकिस्तान को करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी ऐसा है कि रूल्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रोड मरोड़ रहे हैं। और आगे जाके तो ऐसा है कि ये देखिए कि सीरिया के जो भी प्रेजेंट रूलर हैं, वो पहले एक तरह से डिक्लेयर्ड टेररिस्ट थे, उनके ऊपर 10 मिलियन बाउंटी रखी थी अमेरिका ने। अभी उनको व्हाइट हाउस बुलाया जा रहा है, और मुल्ला मुनीर को भी आप देखिए कि उनको भी व्हाइट हाउस में बुलाया जा रहा है। तो एक तरह से वर्ल्ड ओवर रोग लीडर्स को बढ़ाने की बात चल रही है। और ऐसी रोग रेजिम्स अगर बढ़ती रही, और इससे क्या होगा, वेपन्स प्रोलिफरेशन बढ़ेगा। और वेपन्स प्रोलिफरेशन बढ़ने से तो एक तरह से आर्म्स रेस चालू हो जाएगा। देखिए, जैसे ही अजरबैजान ने JF-17 की डील की, आर्मीनिया ने भारत से सुखोई 30 MK1 की भी डील की बातें चल रही है, मेरे ख्याल से बैकड्रॉप में चल रही होगी। तो सर्टेनली द मिलिटराइजेशन हो रहा है, वेपन सेल्स बढ़ता जा रहा है। और मेरा मानना ये भी है कि जो ऑफिशियल लिबियन आर्मी है, उधर लिबियन गवर्नमेंट है, वो भी आगे जाके उसको भी वेपन्स परचेज करना पड़ेगा। और मोस्ट लाइकली उसको वेपन्स अमेरिका बेचेगा। ये एक तरह से ये मुझे प्लेबुक नजर आ रहा है। सही है। जनरल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। ओके, मेरे कंक्लूडिंग है कि दिस इज शुरुआत है ये, बिकॉज अभी ये एक जरिया आप देखेंगे। पाकिस्तान, जैसे उमेश जी ने भी मेंशन किया, पाकिस्तान इज बिकमिंग अ कंड्यूट नाउ। आज आप देखेंगे बांग्लादेश इज वन थिंग आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन डिस्कशन यहाँ पे, बिकॉज बांग्लादेश के को भी इस टाइप की डील की जरूरत होगी। और वो भी मुझे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान उसको फैसिलिटेट करेंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने ही बांग्लादेश में रिजाइम चेंज अपना कराया। और जो आज अगर जमात का इसको वहां पे जो रोल हम देखते हैं, और पाकिस्तान ISI का जो रोल देखते हैं, वो एक आपको क्लैरिटी अपना देता है कि बांग्लादेश अब भारत के खेमे में अब नहीं रहा है। और ना ही आने वाले वक्त में ऐसा कोई चेंज मैं बांग्लादेश में देखता हूं कि एक भारत के साथ उनके रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। इसको नॉट इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हम उम्मीद रख सकते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि अब जो ये जॉइंट वेंचर है, और इसमें $4 बिलियन आपको इसको मिल रहे हैं, एक वर्ल्ड को मैसेज जा रहा है कि दीज वेपन्स आर अवेलेबल फॉर सेल। सो अभी आप देखेंगे ये जितने भी आर्म्स डीलर हैं जो घूम रहे हैं, जो गवर्नमेंट के साथ अपना कांटेक्ट रखते हैं, स्पेशली अमेरिकन, तो बहुत ही इसमें प्रोमिनेंट है। तो अभी वो डील्स करवाएंगे पाकिस्तान से। और मैं इसमें उम्मीद ये रख रहा हूं कि और अफ्रीकन कंट्रीज भी जहां पे इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो भी इसकी पेशकश अपना कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में बांग्लादेश इज वन कंट्रीज को मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अपनी तैयारी अपना कर रहा है अपना भारत के अगेंस्ट जो अपना डिफेंस को उसको मजबूत करने के लिए। बिकॉज एक पॉसिबिलिटी भी इसको हो सकती है कि भारत कोई लिमिटेड मिलिट्री एक्शन भी ले अपना डिफेंस पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए, तो उसके लिए भी बांग्लादेश। और एक लास्ट पॉइंट है, ये कंफर्म न्यूज नहीं है, बट मैं कहीं पे एक्चुअली पढ़ रहा था कि एक सऊदी अरेबिया के साथ जैसी डिफेंस डील पाकिस्तान ने करी है, एक पॉसिबिलिटी और एक बातचीत हो रही है, अभी एक प्रिविलेज स्टेज पे ये बात है कि पाकिस्तान के साथ भी एक ऐसी
डिफेंस डील बांग्लादेश कर सकता है आफ्टर इलेक्शंस, बिकॉज आफ्टर इलेक्शंस मेरे माइंड में कोई शक नहीं है कि इस इलेक्शंस के बाद जमात आएगी बांग्लादेश में। तो इसीलिए इस जमात डोमिनेटेड गवर्नमेंट आएगी, तो फिर आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई ना कोई डिफेंस सिक्योरिटी डील भी आप देख पाएंगे। तो ये मेरा इसको एनालिसिस लगता है। ठीक, उमेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क सर। देखिए, बांग्लादेश के मामले में ये बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी वहां पर चाइनीज ने अपना J-10C जो फाइटर जेट्स है वो ऑफर कर दिया है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो कोऑपरेशन है अनऑफिशियल लेवल पे तो चल ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी जो ढाका में है वहां पर ISI सेल तो एक्चुअली खुल चुका है, और वहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो हो ही रहा है। पाकिस्तान के ट्राई सर्विसेज चीफ वहां पे जाके मिल चुके हैं, ISI के जनरल्स भी वहां पर जाके हमारे बॉर्डर्स तक, रंगपुर तक आ चुके हैं। तो ये मेरा मानना है कि बांग्लादेश विल बिकम द नेक्स्ट यूक्रेन। आज यूक्रेन जितना तो नहीं है, बट इन सम टाइम, इन अनदर 2 to 3 years, जिस हिसाब से वेपन्स परचेजिंग वो कर रहा है, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और एक और एक चीज है, उसको वेस्टर्न नेशंस भी ऑफर कर रहे हैं। जैसे अभी यूरोजोन का जो फाइटर जेट है, यूरो फाइटर, उनके साथ भी वो जेट्स परचेज करने का उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट एक तरह से साइन किया है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश विल बी यूज्ड एज अ प्रॉक्सी टू ट्रबल इंडिया, और इसमें डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान का, टर्की का, चाइना का और अमेरिका का। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कल रशियन एनवॉय ने बांग्लादेश को एक तरह से समझाया है कि वो भारत के कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया ने एक तरह से बांग्लादेश के अंदर जो रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी डिजाइन टेक्नोलॉजी सब रशिया ने प्रोवाइड की है, और ये एक तरह से क्रिटिकल है बांग्लादेश के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के लिए भी। तो इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, रेलॉस एग्रीमेंट भी हुआ है, और उसके बाद वी कैन सी दैट रशियन ट्रूप्स कैन एंड रशियन नेवी एंड रशियन एयरक्राफ्ट कैन बी स्टेशन्ड इन इंडिया एज वेल। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन ओशन रीजन विल बिकम द नेक्स्ट हॉटस्पॉट, और बांग्लादेश जो रहेगा उधर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हो रही है। लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू शेप अप। बट भारत और रशिया भी कुछ ना कुछ करेगा। अगर टर्की इन्वॉल्व हो रहा है, सूनर और लेटर इजराइल भी आ जाएगा, ये मेरा मानना है। आई थिंक सो। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश विल बिकम द नेक्स्ट, आइदर इट विल बिकम द नेक्स्ट यूक्रेन, या उसका हाल गाजा जैसा हो जाएगा। देखने वाली बात है क्या होगा। देखने वाली बात है क्या होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह से देश को सुरक्षित किया जाए, और हम देख रहे हैं कि हमारे देखते ही देखते हर तरफ जो है वो भारत की तरक्की की रफ्तार को सुस्त करने के लिए 2047 का जो भारत ने टारगेट रखा है डेवलप्ड कंट्री बनने का, उसको सैबोटाज करने के लिए हर तरफ से दुनिया की जो मईशतें हैं और रोग स्टेट्स हैं वो साजिशें कर रही हैं। लेकिन ये नैया हम खेते रहेंगे जब तक कि हम अपने टारगेट तक पहुंच नहीं जाते। दोनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत आपका थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग जी, और मिलते हैं अगले शो में नए मुद्दे के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।